समान नागरिक संहिता पर पूरे देश में बहस शुरू हो गई है। इसके बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भी इस मसले पर अपना रुख साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई जो पेशे से वकील हैं। इनमें पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, केटीएस तुलसी सरीखे नेता मौजूद थे। भारत की विधि आयोग के नोटिफिकेशन के बाद पूरे देश में समान नागरिक संहिता पर बहस शुरू हो गई है। ऐसे में इस पर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का क्या रुख होगा, इस पर कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में कांग्रेस की संसदीय समिति शनिवार को 10 जनपद पर शाम 5 बजे सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक करेगी। इस बैठक में कांग्रेस संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के अलावा यूसीसी पर भी अपने रुख को लेकर चर्चा करने वाली है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं की बैठक में ये सलाह दी कि जब तक सरकार का ड्राफ्ट सामने नहीं आ जाता तब तक समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस नेताओं को बोलने से बचना चाहिए। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अरुण कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने का रास्ता अब साफ हो गया है। उनके साथ साथ बिहार की क्षेत्रीय पार्टी हम के जीतन राम मांझी को भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। पत्र में लिखा गया है कि इसमें 9 साल तक जो कार्यक्रम हुए हैं राष्ट्र के प्रगति के उस पर चर्चा होगी। साथ ही इंडिया एट 2047 भारत के विकास का जो रास्ता आगे तय करना है इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि इन दोनों पार्टियों के अलावा भी तमाम कई पार्टियों को जो नए पार्टनर्स होंगे जैसे जेडीएस, टीडीपी जैसे लोगों के भी इस बैठक में आने की संभावना है। कुल मिलाकर 17 तारीख को एनडीए के सभी पार्टनर्स को दिल्ली में ही डिनर के लिए भी इनवाइट किया गया है। तो एक तरह से विपक्ष का जो महागठबंधन बन रहा है उसके जवाब में एक मजबूत एनडीए खड़ा करने की कवायद अब बीजेपी ने फिर से शुरू कर दी है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद आज एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाम को 4:30 बजे अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि आगे किस तरह से जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन्हें जो 40 अलग अलग कैंपों में रखा गया है उन तक कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाए। दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर जिस तरह से पानी भरा है उसकी निकासी की व्यवस्था किस तरह से की जाए और इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक की जानी है। वहीं अधिकारियों से अरविंद केजरीवाल यह भी चर्चा करेंगे कि आगे की स्थिति से कैसे निपटा जाए। कैमरामैन साइलेंस अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद हालात बेकाबू हुए। यमुना का जलस्तर तो कम हो रहा है लेकिन जहां पानी भर चुका है वहां से पानी अभी तक नहीं निकल रहा है। देखिए इस वक्त हम राजघाट के गांधी दर्शन म्यूजियम में हैं और यहाँ पर लगभग 5 फुट पानी भर चुका है। आप देख रहे हैं कि मेरे जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से पानी के अंदर है। मेरी ऊंचाई लगभग 5 फुट 3 इंच है, तो आप सोचिए कितना पानी है। और ये देखिए, ये मैं अपने साथ एक डंडा लेके आई हूँ और देखिए इसकी भी हाइट लगभग 5 फुट है। अगर मैं आगे जाती हूँ तो ये जो है पूरा अंदर जा रहा है, यानी इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पानी अंदर कितना ज्यादा है ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। अंदर ना सिर्फ लोग काम करते हैं बल्कि अंदर जो स्टाफ है उनके रहने की भी व्यवस्था है, उनके घर जो हैं वो बने हुए हैं। कैमरामैन अनंत पाल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में बाढ़ के हालात बने हैं और ऐसी स्थिति दिल्ली के कई सारे इलाकों में है, जैसे इस समय आप यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर है आईटीओ की और आईटीओ में किस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में डूबती हुई जा रही हैं ये आप देखते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा आप ये समझ कर चलिए कि करीब 17 ऐसी जगह हैं दिल्ली के जहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति बनती नज़र आ रही है। चिंता इस बात की है कि जिन इलाकों में वाटर लॉगिंग की स्थिति है, जहाँ पर जलभराव हो गया है, जहाँ पर यमुना का पानी सड़कों पर आ गया है, ऐसी परिस्थिति में इस जल को किस तरीके से निकासी किया जाए। खासकर अगर आईटीओ की बात करें तो यहाँ पर 15 पंप लगाए गए, लेकिन लगातार जिस तरीके से जलस्तर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो समझाने के लिए काफ़ी है कि अभी थोड़ा समय ज़रूर लगेगा इस प्रकार की स्थिति को सुधरने में। और शायद यही वजह है कि दिल्ली सरकार की कोशिश ये है कि एक तो यमुना का जलस्तर जब भी कम होगा तो ऐसे में राहत शिविर में जो लोग मौजूद हैं उनको सहायता जल्द से जल्द पहुँचाई जाए, उनकी व्यवस्था की जाए और साथ साथ इस प्रकार के रास्तों को सुचारू रूप से शुरू किया जाए। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ अरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।
नोएडा में भी बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं। जिले के 32 गांव और 50 सेक्टर इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पिछले एक हफ्ते में यमुना का भयावह रूप देखने को मिला है, जिससे नोएडा में हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। यमुना इलाके में काफ़ी लोग और मवेशियां फंस गए थे। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू और राहत बचाव कार्य जारी है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाढ़ ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। यमुना का ऐसा रूप पहले बाढ़ में कभी नहीं देखा गया था। फिलहाल गनीमत इस बात की है कि पानी का स्तर पिछले 4 घंटों में 3,44,000 क्यूसेक से घटकर 2,74,000 क्यूसेक रह गया है। फिलहाल पानी से जो तबाही हुई है उसको नॉर्मल होने में महीनों का वक्त लग जाएगा। प्रशासन यदि पहले से मुस्तैदी दिखाता तो इस बाढ़ क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना होता। नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24। बेशक कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन वहीं पर बाढ़ कहीं ना कहीं अपने निशान छोड़ती हुई चली जा रही है। पंजाब से निकलने वाला जो घग्गर दरिया है अभी भी उफान के ऊपर है। बेशक पटियाला जिला में पानी कम हो चुका है, संगरूर के कुछ हिस्सों में पानी कम हो चुका है, लेकिन अब ये जाकर नुकसान पहुंचा रहा है हरियाणा के सिरसा और पंजाब के मानसा जिलों में, क्योंकि दोनों का जो बॉर्डर है घग्गर के ऊपर लग रहा है। और यही कारण है कि देर रात वहां पर कई तरह की दरारें आ गई हैं, लोगों के खेतों में पानी जा पहुंचा और कुछ गांवों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। और यही कारण है कि अब भी हरियाणा के 12 जो ज़िले हैं वो बाढ़ पीड़ित हो चुके हैं और पंजाब के 14 ज़िलों में बाढ़ ने अपने निशान छोड़ दिए हैं। और इसी के चलते ही स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं वो लोगों की मदद कर रही हैं। दोनों राज्यों की सरकारें लोगों की मदद कर रही हैं, लेकिन लोग अब भी बाढ़ से नहीं उबर पाए हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। बिहार में मूसलाधार बारिश लगातार कहर बरसा रही है। पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश और वज्रपात के कारण बिहार के कई जिलों में 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में बिहार में वज्रपात के कारण जो लोगों की मौत हुई है उसमें रोहतास जिले से 5, बक्सर, जमुई, भागलपुर, जहानाबाद के 3, बांका से 4 और गया, शिवहर, भभुआ, खगड़िया और औरंगाबाद से 1 व्यक्ति शामिल है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 13 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है और साथ ही मृतकों के स्वजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का निर्देश भी दिया है। मौसम विभाग के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बिहार के लोगों से अपील किया है कि अगर मौसम खराब है तो वो अपने घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा आपदा विभाग की जो गाइडलाइन है यानी उसके जो निर्देश है उसका पालन भी लोग अवश्य करें। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। 13 जुलाई को पटना में बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज और एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की मौत के विरोध में आज बीजेपी पूरे प्रदेश में धरना का कार्यक्रम चला रही है। यहाँ पे निरंकुश बिहार सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। आज पटना के बीजेपी दफ्तर के सामने बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पटना साहिब प्रशांत रविशंकर, प्रकाश सिन्हा के साथ तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे हैं। एक तरफ जहाँ पटना में बीजेपी नेताओं का धरना चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस लाठीचार्ज की घटना की जांच के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। वो 4 सदस्यीय टीम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में पटना पहुंच चुकी है। वो पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले टीम पटना के टाकुला चौराहे पहुंची, उसके बाद पीएमसीएच गई, गांधी मैदान गई, आईजीएमएस में जाके घायलों से मुलाकात की और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ अमिताभ ओझा, पटना। सपा नेता आजम खान को एक तरफ उनकी सुरक्षा लौटाई गई तो वहीं दूसरी तरफ हेट स्पीच मामले में उनको दोषी करार दिया गया। सपा नेता आजम खान को धारा 171 जी, 125, 505 1B के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। आपको बता दें, आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहजाद नगर में दर्ज हुआ था। ये मुकदमा साल 2019 में दर्ज किया गया था। तब आजम खान सपा बसपा गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे। वहीं आजम खान की सुरक्षा हटाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया, सत्ता पार्टी उनको लगातार झूठे मुकदमों में फंसाकर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रही है। जानबूझकर आजम खान को सरकार परेशान कर रही है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब आजम खान दोषी करार हुए हैं। इससे पहले एक मामले में आजम खान की विधायकी रद्द हो गई थी।
कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। प्रधानमंत्री मोदी अब फ्रांस की यात्रा खत्म करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंचे। यहां आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी यूएई पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही साथ इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व के साथ खास तौर पर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों पर बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान दोनों रणनीतिक साझेदार देश एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न करने के बाद अबू धाबी पहुंचे हैं और इस दौरान बुर्ज खलीफा को भी बेहद शानदार तरीके से सजाया गया और भारत का सम्मान करते हुए तिरंगा बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया। बेहद खास है प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा और राजनीतिक मायनों में भी ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस के दौरे पर थे। इस बीच दोनों देशों के बीच में बड़ी डिफेंस डील हुई है, इस पर अब मोहर लग चुकी है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान इस डील पर फैसला हुआ था। राफेल निर्माता कंपनी दोसा एविएशन ने इस बारे में जानकारी दी है। दोसा एविएशन ने बताया कि भारत सरकार ने भारतीय नौसेना की नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए नेवी राफेल की चयन की घोषणा की। भारतीय नौसेना के 26 राफेल पहले से ही सेवा में मौजूद 36 राफेल में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही 3 फ्रांसीसी डिजाइन वाली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की खरीद को भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस रक्षा सौदा में भारत को 22 सिंगल सीटर राफेल एम मरीन लड़ाकू विमान मिलेंगे। ये लड़ाकू विमान स्वदेश में निर्मित पोत INS विक्रांत पर तैनात होंगे। वहीं 4 ट्रेनर राफेल मरीन एयरक्राफ्ट मिलेंगे। राफेल एम फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को नौसैनिक संस्करण है। रक्षा सौदे के बाद समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत में महत्वपूर्ण इजाफा होगा। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज 24 मुंबई। अखिलेश यादव के पीडीए प्लान के खिलाफ बीजेपी ने अब दलित बस्ती प्लान तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के नेता अब दलित बस्तियों में सादगीपूर्ण तरीके से जाकर वहां कैंपेन करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, तो बीजेपी को भी दलित वोट बैंक की चिंता सताने लगी है। इसके लिए विशेष रणनीति भी तैयार की गई है। पार्टी ने तय किया है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों या कलफदार कुर्ते पहनकर दलित बस्तियों में केवल रस्म अदायगी नहीं करनी होगी, बल्कि सादगीपूर्ण तरीके से दलितों में पैठ बढ़ानी होगी। जब दलित पिछड़ों की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उनको पार्टी से जोड़ने में आखिरकार क्या दिक्कत है? बिना दलित वोटर्स के साथ हुए कोई भी प्रयोग यूपी में सफल नहीं हो सकता है। दलित मतदाताओं का प्रभाव यूपी की करीब 300 विधानसभा सीटों पर है। करीब 150 सीटों पर ये निर्णायक भी हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में तकरीबन 21% दलित मतदाता हैं और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस वर्ग में खास पैठ बनाना चाहती है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजीत पवार आज नासिक दौरे पर है। मुंबई से वंदे भारत ट्रेन से वो आज 11 बजे के करीब नासिक रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उनके समर्थक कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस तरह से नासिक पहुंचने के बाद अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया है। रेलवे स्टेशन से वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले तक पैदल गए और वहां पर पुतले पर उन्होंने माल्य अर्पण किया। आपको बता दें कि अजीत पवार नासिक में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। दरअसल शरद पवार पार्टी से बगावत करने वाले लोगों को आने वाले चुनाव में सबक सिखाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो सबसे पहले नासिक में उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। अब अजीत पवार भी पहुंचकर वहां पर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर जो डैमेज कंट्रोल है वो करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल के लोगों में सबसे बड़ा मन में सवाल आ रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में हिंसा कब रुकेगी। पंचायत चुनाव का परिणाम आ चुका है। टीएमसी पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है, उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में टीएमसी का आरोप है कि आईएसएफ के कार्यकर्ता ने टीएमसी के कार्यकर्ता के ऊपर में गोली चलाई है, जिसके वजह से टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है। वहीं पे 2 टीएमसी कार्यकर्ता घायल हैं और इतना ही नहीं, आईएसएफ के ऊपर आरोप है कि टीएमसी के ऑफिस में भी तोड़फोड़ किया गया है। तो कह सकते हैं पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद भी
हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है, लगातार हिंसा हो रहे हैं। और वहीं पे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस इस मामले को लेकर लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आखिर अब हिंसा न किया जाए। इसको लेकर लगातार जनता के बीच संदेश दे रहे हैं, लेकिन हिंसा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की सरकार और संगठन दोनों ही अब पूरी तरह से चुनावी एक्शन मोड में आ चुके हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत हर रोज जनता को नई नई सौगात दे रहे हैं। वही संगठन से कहा गया है कि वह सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए काम करना अब शुरू कर दें। अशोक गहलोत ने जहां आज 1500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की नगरीय सड़क योजनाओं का उद्घाटन किया और करीब 2600 से भी ज़्यादा नगर निकायों के लिए इन सड़कों के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी देते हुए उनका शिलान्यास किया। वहीं राजस्थान कांग्रेस की तरफ से कार्य समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने भाग लिया और तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहीं बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए भी अब बड़े स्तर पर आंदोलन चलाना शुरू कर दिया है। इसके तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। शिवसेना विधायकों के अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह नोटिस उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दायर याचिका के सुनवाई के दौरान दिया गया है। दरअसल उद्धव गुट ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि विधानसभा अध्यक्ष को एक निश्चित टाइम फ्रेम दिया जाए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले की सुनवाई में जानबूझकर देरी कर रहे हैं और अभी तक इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई। जबकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस मामले में सभी विधायकों को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन शिंदे गुट ने इसमें और वक्त मांग लिया। दरअसल विधायकों की अयोग्यता के इस मामले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस फैसले पर महाराष्ट्र सरकार का भविष्य निर्भर है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। आगामी लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक यहां से अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल अभी तक की जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन को लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी नेतृत्व इस बारे में स्थानीय पदाधिकारियों से फीडबैक भी ले रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि जल्द ही अखिलेश यादव मुंबई दौरे के दौरान अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से मुलाकात भी करेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकसभा सीट पर अंतिम फैसला सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही करेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 1984 में खुद अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उस वक्त उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा को चुनाव में शिकस्त दी थी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों को नदी नालों के जरिए घुसपैठ करवाई जा सके, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो। लगातार पाकिस्तान आतंकियों को ज्यादा संख्या में भारतीय सीमा में धकेलने की कोशिश कर रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस समय जम्मू कश्मीर में नदियां नाले उफान पर हैं और आप देखिए कैसे बीएसएफ के बहादुर जवान इस कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और दरिया के बीचों बीच पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और पानी जो है इससे अगर आगे चंद कदम जाते हैं 20 फीट से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अगर हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित है, तो केवल इन बीएसएफ के बहादुर जवानों की वजह से। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि सीरियल मॉलेस्टर है। अब तक इसने 18 से ज़्यादा लड़कियों के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दे चुका है। लड़कियों से गाड़ी चलवाने के बहाने ये उनसे गाड़ी चलवाता था और उनके पीछे बैठकर अश्लील हरकतों को अंजाम देता। इस तरीके से इसने 18 से ज़्यादा लड़कियों के साथ इस तरीके की हरकत की है। पुलिस की माने तो इसने एक स्पेशल तरीके की मॉडस ऑपरेंडी छेड़खानी के लिए ईजाद की थी। ये उन लड़कियों को टारगेट करता था जो सड़क पर पैदल चल रही होती है।
बाद में फिर ये इन लड़कियों को अप्रोच करता और उनसे कहता कि उसकी तबीयत खराब है और इसलिए स्कूटी पर घर छोड़ दे। ये स्कूटी इसी लड़के की होती, लड़की इंसानियत के नाते इसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती और फिर जब स्कूटी पे पीछे बैठकर लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता था। पुलिस को इस तरीके की शिकायत मिली थी और इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस आरोपी तक पहुंची है। आरोपी का नाम अनूप मानी है, जो कि पुणे के शनिवार पेट इलाके का रहने वाला है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। कोलकाता में इन दिनों चूहों का आतंक मचा हुआ है और चूहों से नगर निगम पूरी तरह से बेखौफ है। लगातार नगर निगम का आरोप है कि चूहों को जिस तरह से मारने के लिए कीटनाशक दवाओं का व्यवस्था किया जा रहा है, सभी तरह की व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन चूहे मर नहीं रहे हैं और लगातार चूहे बिल्डिंगों और ब्रिजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने साफ तौर पे कहा कि 10 साल में यदि ऐसी स्थिति रही जिस तरह से चूहे सुरंग बना रहे हैं तो कहीं न कहीं आने वाले समय में कई ब्रिज गिर सकते हैं और कई इमारतें भी ढह सकती हैं। लगातार चूहों का आतंक है और चूहे ब्रिज के नीचे सुरंग बना रहे हैं, जिसके वजह से खतरा बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर निगम ने साफ तौर पे निर्देश दिया है कि जो रेस्टोरेंट है या जो खाने पीने की चीज है उनको सही जगह पे फेंका जाए, उनको सड़कों पे ना फेंका जाए, क्योंकि सड़क पे फेंकने से चूहे बाहर निकलते हैं और उन्हीं चीजों को खाते हैं, वापस सुरंग बनाते हैं। इसको लेकर नगर निगम पूरी तरह से व्यवस्था कर रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। पटना की रहने वाली दो सहेलियां और इन दोनों सहेलियों के निशाने पे होते थे पटना के दर्जनों एटीएम और वहां बनते थे कई ऐसे ग्राहक जो एटीएम से अपना पैसा निकालने आते थे। इन दोनों सहेलियों ने पटना के कई एटीएम में इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया था और सिर्फ एक एल्युमिनियम की पत्ती के सहारे ये लाखों रुपए कमा चुकी थी और अभी भी कई लोगों को चूना लगाने में लगातार लगी हुई थी, वो भी सिर्फ अय्यासी के लिए। ये दोनों लड़कियां एटीएम में इसी तरीके से पत्ती लगाकर एक ग्राहक के पैसा को निकाल रही थी और रंगे हाथ इन्हें पकड़ा गया था। तब इन दोनों लड़कियों ने उन ग्राहकों पर भी छेड़खानी का आरोप लगा दिया था। मौके पर कंकड़बाग थाने की पुलिस पहुंची और जब पूछताछ हुई तो इनकी कलई खुल गई। पहले तो शुरू में इन दोनों ने इनकार किया, लेकिन सीसीटीवी में इनकी पहचान होने के साथ ही ये फूट फूट कर रोने लगी और अपना गुनाह कबूल कर ली। इस दोनों लड़कियों की गिरफ्तारी के बाद से अब पटना पुलिस उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है जहां इस तरीके की शिकायतें मिली थी। कैमरामैन निशानाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके की रहने वाली एक महिला पर आरोप लगा है कि वो असल ज़िंदगी में लुटेरी दुल्हन बन गई है और कश्मीर घाटी में इस महिला ने एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, तीन के साथ नहीं, बल्कि 12 से ज़्यादा लोगों के साथ विवाह किया और हर व्यक्ति के साथ विवाह करने के 10 से 20 या 30 दिन के बीच में ही ये वहाँ से गायब हो जाती थी सोना और पैसा लेकर। और ये बात तब सामने आई जब इनमें से एक व्यक्ति ने इस महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए। वो पुलिस के पास गया, पुलिस से जब पर्याप्त जवाब नहीं मिला तो उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज करने के बाद इसमें छानबीन शुरू कर दी है। महिला ने हालांकि एंटीसिपेटरी बेल लाई है, लेकिन पुलिस इस मामले तह तक जाने के लिए लगातार पूछताछ कई लोगों से कर रही है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।